अनएम्प्लॉयमेंट भी एक मुद्दा है, महंगाई भी एक मुद्दा है, राम मंदिर भी एक मुद्दा है। देखिए, मैं कोई ज्योतिष तो हूँ नहीं, लेकिन 400 पार एक ही बार हुआ है। जैसे बीजेपी भी सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की विचारधारा पे चल रही है। बीजेपी पे ऐसे आरोप लगते आए हैं कि यह भगवाकरण कर रही है। तो मेरा नाम है अमित और मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का विधि का छात्र हूँ। तो मेरे साथ है अभी शौर। तो क्योंकि लोकसभा इलेक्शन हमारे पास आ रहा है 2024 का और ये बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है, तो इसके लेकर के आज जो लखनऊ विश्वविद्यालय के लोग हैं और जो लखनऊ की जनता है, क्या इस बार इलेक्शन में क्या होगा और किसकी सरकार बनेगी, इन सब बहुत सी मुद्दों पे हम लोग बात करेंगे। तो आइए जानते हैं, ये हमारे साथ सौर है जो कि हमारे एक बैचमेट है और एक खास मित्र भी है। आइए हम लोग इनसे जानते हैं कि इस बार का इलेक्शन है, इसमें क्या माहौल रहने वाले हैं। पहला सवाल सौर जी से ये है कि जो इस बार का लोकसभा चुनाव 2024 का होने वाला है, तो ये इस बार बहुत अधिक चर्चा में क्यों है, क्यों काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है लोगों को इलेक्टोरल बॉन्ड के खास करके आने के बाद, आप इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, एज अ लॉ स्टूडेंट ये तो हम लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है कि देश के सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी चेक एंड बैलेंस को मेंटेन कर रखा है गवर्नमेंट के तीनों पिलर्स के बीच में। और ये एक एप्रिशिएबल स्टेप है कि कोई भी जो ऑर्गन होता है गवर्नमेंट का, वो अगर ज़्यादा बैलेंस को बिगाड़ने की कोशिश करे तो दूसरा जो भी पिलर है उसको चेक करे। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही स्वागत योग्य कदम था। उसके बाद जो भी ट्रांसपेरेंसी है वो आएगी और ये निश्चित रूप से मुद्दा रहेगा चुनाव का। साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी एक मुद्दा है, महंगाई भी एक मुद्दा है, राम मंदिर भी एक मुद्दा है, और जितने भी विपक्ष के नेता हैं उनकी पॉपुलैरिटी, जितने भी सत्ता पक्ष के नेता हैं उनकी पॉपुलैरिटी, इसी मुद्दों के बीच में चुनाव रिवॉल्व करता मुझे दिख रहा है। तो मोदी जी इस बार कह रहे हैं कि इस बार जो है सीट उनके 400 पार जाने वाले है, 400 पार। तो इस बात पे आप क्या कहना चाहेंगे? इलेक्टोरल बॉन्ड ना आने के पहले लोग सोच रहे थे कि शायद वो लोग मोदी जी को वोट दे दे, बहुत सारी जनता सुन, लेकिन जब से इलेक्टोरल बॉन्ड आया है तब से लोग कह रहे हैं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है। तो क्या ये मोदी जी को पीछे कर सकती है सत्ता में या नहीं? देखिए, मैं कोई ज्योतिष तो हूँ नहीं, लेकिन 400 पार एक ही बार हुआ है 1984 में, और उसके बाद 400 पार तो हुआ नहीं है। और जहाँ तक बात है भारतीय जनता पार्टी का जो फैलाव है वो हम देखते हैं उत्तर भारत और पूर्वोत्तर भारत में ही ज़्यादा दिखता है। दक्षिण भारत में उनकी उतनी पहुँच नहीं है, कर्नाटक को छोड़ दें तो 400 पार मेरे हिसाब से तो मुश्किल ही है। लेकिन बाकी 4 जून को जनता का जनादेश सबके सामने होगा। लोकतंत्र में, जमहूरियत में आवाज़ खल की आवाज़ खुदा है, तो उस काम को इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन हाँ, निजी रूप से आप पूछेंगे तो 400 पार तो नहीं हो रहा। अच्छा, बहुत ही अच्छा इन्होंने बताया। अब मेरा अगला सवाल ये है कि क्या जो अभी की गवर्नमेंट जो बीजेपी है, क्या ये जो युवाओं के जो उनकी उम्मीदें थी इस गवर्नमेंट से, क्या उस पे खरे उतर पाए? जो अनएम्प्लॉयमेंट लोगों को बहुत ही बड़ा एक मुद्दा है, बेरोज़गारी, क्योंकि हम छात्र हैं, हमें क्या चाहिए? हम लोग अभी लॉ के स्टूडेंट हैं, अभी पढ़ रहे हैं यहाँ पर पे, फिर 2 साल बाद निकल जाएंगे, तो हमारे लिए भी एक पर्पस बन जाएगा अब हम क्या करें उसके बाद, या तो आगे फर्दर पढ़ाई करें या तो कोई एम्प्लॉयमेंट मिले, या एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है तो खास करके युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार इस पर खरी उतर रही है कि नहीं उतर पा रही है, आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक मैंने देखा है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो मुद्दा है ये बहुत ही ज़्यादा व्याप्त है समाज में, और इसको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एड्रेस करने में मेरे हिसाब से एवरेज ही रही है। और रही बात एग्ज़ाम्स जो कंडक्ट करा रहे हैं उसमें पेपर लीक हो रहा है, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा एम्बिग्यूटी है। उससे भी जितना भी इनका सिस्टम है, ट्रांसपेरेंसी उसकी ख़त्म हो रही है, करप्शन भी उससे सिस्टम में कहीं ना कहीं दिख रहा है। पर पूरी तरह से हम सरकार पे भी चीज़ों को नहीं डाल सकते हैं। अल्टीमेटली टैलेंट इज़ व्हाट मैटर्स। तो मेरे हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट मुद्दा तो है। अब ये देखना होगा कि यूथ के लिए ये बुरा मुद्दा है या फिर और भी कोई भावनात्मक मुद्दे हैं, राष्ट्रवाद हो सकता है या धर्म हो सकता है, जाति हो सकती है। लेकिन फिर भी आज के 2024 के भारत में मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब मुद्दे युवाओं के लिए तो मुद्दे नहीं होने चाहिए। और हम जितने भी लॉ स्टूडेंट हैं, साथ ही सबसे मेरा ये भी कहना है कि यहाँ से विश्वविद्यालय से तो 100% मतदान होना ही चाहिए। यहाँ तो मेरे हिसाब से फर्स्ट ईयर में भी 18 प्लस के ही ज़्यादातर होंगे, बाकी जो नहीं है वो बच्चे। क्या बोलूँ मैं इस पर, वोट तो सबको देना चाहिए। बीइंग अ लॉ स्टूडेंट तो ये हमारी और जिम्मेदारी है, एक नेशन बिल्डिंग एक्सरसाइज है, इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। किसी को भी दें, हमारी आइडियोलॉजी कुछ भी हो सकती है, हम किसी को भी सपोर्ट कर सकते हैं, कोई भी रीज़न हो सकता है, बट वोट की जो प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेशन तो मस्ट है। बीइंग अ लॉ स्टूडेंट तो और भी मस्ट है। और इसलिए लास्ट सवाल है कि आप लखनऊ विश्वविद्यालय के एक छात्र भी है और सिटीजन भी है, तो आप किसको वोट करेंगे इस बार? किसको वोट आपकी तरफ से जाएगा? देखिए, मैं वोटर तो बाराबंकी का हूँ,
और वही मेरी जन्मभूमि है, वही मेरा निवास स्थान भी है। और रही बात वोट की, तो मतदान तो देखिए गुप्त होता है और आप लेकिन मेरी आइडियोलॉजी जानते हैं, और लेकिन यहाँ पर बोलूँगा नहीं वो मुझे प्रॉपर्ली बता दीजिए। पर्सनली बता देंगे। और मैं तो यही इस एंड पे ख़त्म करूँगा कि अमित ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है और सब इसको सपोर्ट करें और इसका चैनल आगे बढ़े। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है ये। बाकी आप लोग सब्सक्राइब करते जाइएगा, लाइक कमेंट शेयर करते हाँ, जाइएगा। सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें। और हम लोग काफ़ी और लोगों से भी पूछेंगे। अभी मेरे साथ शिवम मिश्रा जुड़े हैं, कहर डालेंगे अपने सवालों का, देखते हैं कि इनका क्या रिस्पांस रहता है इस सवाल में। तो ये है शिवम जी, जो हमारे चैनल पे कई और बार आ चुके हैं, 2-3 वीडियो में। जहाँ तक मुझे लगता है 2-3 वीडियो तो होंगे ही। शिवम जी, पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि आप ये बताइए कि जो आने वाली गवर्नमेंट है, क्योंकि अभी चुनाव होने वाला है, जो आने वाली जो गवर्नमेंट है उससे आपको क्या उम्मीदें हैं? क्या आप चाहते हैं कि आने वाली गवर्नमेंट क्या करे आप लोग के लिए? तो इसके बारे में कुछ बताइए आप। देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी लोगों से यही निवेदन करूँगा कि आप लोग राइट टू वोट का प्रयोग करिए, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि कितने सारे संघर्षों के बाद ही यह मौका हम लोगों को मिला है। तो हर 5 वर्ष पे हमें अपनी सरकार चुनने का, अपनी पसंदीदा सरकार चुनने का एक मौका मिलता है। तो आई थिंक सबको वोट करना चाहिए। बाकी बात रही उम्मीदों की, तो उम्मीदें तो हर सरकार से होती है। 1947 से लेकर और अभी तक जो भी सरकारें बनी, सबसे कुछ ना कुछ उम्मीदें रही हैं। और इस सरकार से उम्मीदें हैं रोजगार पे काम करे। आई थिंक जनसंख्या वृद्धि इतना तेजी से हो रही है कि अब ये सरकार हर एक प्रत्येक व्यक्ति को तो रोजगार ऐसा नहीं दे सकती है, पर फिर भी प्रयास करना चाहिए और प्रयास गवर्नमेंट कर रही है। पर मोदी जी से अगर आएंगे इस बार, या जो भी गवर्नमेंट आती है, उनसे इतना उम्मीद मैं लगाऊंगा कि एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान दें, स्टार्टअप करें। और अभी फिलहाल मेरा ये कहना है कि अगर बीजेपी की सरकार आती है तो थोड़ा विदेश नीति पे काम करें, क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान तो, चाइना तो हमारा पुराना दुश्मन है ही है। साथ ही साथ जो हमारे मित्र राष्ट्र थे, जैसे नेपाल हो गया, आई थिंक राजीव गांधी के टाइम में मालदीव से भी हमारे संबंध सही थे। तो और आजकल के समय में मैं देख रहा हूँ कि इन लोगों से संबंध हम लोग के सही नहीं रहे हैं। तो इन सब पे काम करें। बाकी समस्याएं हजार हैं, तो सरकार से उम्मीद यही है कि उन समस्याओं को धीरे धीरे निस्तारण करे और राष्ट्र को मजबूत शक्तिशाली बनाए। यही हमारा उम्मीद है सरकार से। शिवम जी, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि ऐसा कहा जाता है कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को प्रमोट करती है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पार्टिकुलर आइडियोलॉजी मीन्स, देखिए हर एक पॉलिटिकल पार्टी की एक आइडियोलॉजी होती है। जैसे कांग्रेस का लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट, जैसे बीजेपी भी सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की विचारधारा पे चल रही है। तो अब कहीं ना कहीं हर पार्टी का एक विचारधारा तो होता ही है, उसको तो हम निर्णय कर नहीं सकते हैं। तो जो पार्टी शासन में आएगी वो अपने आइडियोलॉजी को प्रचार प्रसार करेगी ही। पर बात होती है संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन की, कि संविधान किस हद तक कौन सी विचारधारा को प्रमोट करने का देता है। तो आई थिंक बीजेपी पे ऐसे आरोप लगते आए हैं कि ये भगवाकरण कर रही है, थोड़ा सा एक धर्म को ज़्यादा प्रमोट कर रही है। तो आई थिंक मुझे ये आरोप उतना सही लगता नहीं है, क्योंकि अगर उसको एक पार्टिकुलर आइडियोलॉजी की वजह से भारतीय संस्कृति को प्रमोट करना बोले तो ज़्यादा सही रहेगा। अल्लामा इकबाल ने भी इस संस्कृति को काफ़ी तारीफ किया है, तो ठीक है। बाकी इतना तो मैं कहूँगा ही कहूँगा कि कोई भी पार्टी आए, सरकार में आए, तो किसी अपने पार्टिकुलर आइडियोलॉजी को इन्हेंस करने के बजाय राष्ट्र के मुद्दों पे ध्यान दे तो ज़्यादा सही होगा। पर यह कहना गलत है कि वो भगवाकरण कर रही है। आई थिंक वो भारतीय संस्कृति को प्रमोट कर रही है, तो ये अच्छी बात है मेरे हिसाब से। तो शिवम, अब मेरा लास्ट सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लगता है जो आने वाली गवर्नमेंट है वो किसकी गवर्नमेंट आ सकती है, सत्ता किसके हाथ में जा सकती है? अब ऐसा बोलना तो भाई, ऐसा बोलना ज़्यादा हो जाएगा कि हाँ इसी पार्टी की पार्टिकुलर सरकार बन रही है, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ, क्या उम्मीदें हैं, अभी मैं क्या उम्मीदें क्या लग रही है आपको? अभी मैं देख रहा हूँ कि सभी चुनावी पार्टियां गठबंधन करके मतलब अपने तरीके से चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं और अपने तरीके से चुनाव लड़ भी रही हैं। और भगवान से प्रार्थना कि चुनाव अच्छे तरीके से निर्बाध रूप से हो जाए। बाकी आई थिंक बीजेपी का बनना चाहिए, क्योंकि नहीं इसके पीछे लॉजिक भी है, क्योंकि अब जिस तरीके से आप लोग देख ही रहे हैं, उस पर मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा वरना ज़्यादा पॉलिटिकल हो जाएगा। पर आई थिंक बीजेपी आना चाहिए। अब जैसे 400 प्लस का नारा चल रहा है, वो तो खैर मुझे नहीं लगता है, पर मुझे लगता है कि जनता जनार्दन का आदेश इस बार बीजेपी के पक्ष में रहेगा, बीजेपी के पक्ष में ही रहेगा। बाकी ये भी कहना है कि इस बार राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस अच्छा करेगी, और उम्मीद करता हूँ कि एक
एक मजबूत विपक्ष हमारे पक्ष में हो, क्योंकि जिस डेमोक्रेसी में किसी भी पार्लियामेंट्री सिस्टम में अगर विपक्ष मजबूत नहीं होता है तो एक अच्छी चीज़ नहीं होती है। तो ये भी मैं चाहूँगा कि कोई भी सरकार सब सत्ता में रहे तो एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए। ऐसा मेरा मानना है इस विषय पे। बहुत बहुत धन्यवाद सिमन जी का मेरे साथ बात करने के लिए।